बाह्य त्वचा जो होती है उससे घिरी हुई एक समजात कोशिकाओं का समूह होता है जिसको हमने अंतःत्वचा कहा था। उसकी जो कुछ कोशिकाएं है जो आकार में वृद्धि हो जाती है और दूसरों की तुलना में उनका द्विध्रुवीय सघन होता है और इसका केंद्रक जो होता है वो स्पष्ट होता है। तो इस प्रकार की कोशिका को हमने कहा था पर पशु कोशिका। फिर हमने इसके अंदर बात करी थी जो परपशु कोशिकाएं जो होती है इसके अंदर परिणत विभाजन होता है। जैसे परपशु कोशिका है इसमें परिणत विभाजन होता है और दो कोशिकाएं बनती है। इस दो कोशिकाओं के अंदर जो बाहर वाली जो कोशिका होती है ये जो कोशिका कहलाती है वो प्राथमिक द्वितीय कोशिका, और जो दूसरी कोशिका होती है वो ये होती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब इससे पहले हमने जो ये कोशिका है प्राथमिक द्वितीय कोशिका, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि ये आगे जाकर के ये कोशिकाओं का विभाजन होकर के ये परागकोश का निर्माण करती है। परागकोश भित्ति का निर्माण, परागकोश भित्ति तीन जो अपन ने बात कही थी। परागकोश भित्ति में 4 स्तर होते हैं, बाह्य त्वचा, अंतःस्थिशियम, मध्य प्रत्यय और टैपिटम। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका से जो आगे विभाजित होकर के क्या बनाएगा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। किसका निर्माण करेगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होगा। तो ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो बनेगी तो इसमें समसूत्री विभाजन होकर के किसमें होगा, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं के अंदर समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा किसका निर्माण करेगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो ये जो कोशिकाएं होती है वो 2n होती है, ये द्विगुणित होती है, और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है ये भी द्विगुणित होती है। अब जो हम इंपॉर्टेंट जो बात करने जा रहे हैं वो लघु बीजाणु का, ठीक है, विभाजन होकर के क्या बनेगा, लघु बीजाणु। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, किसकी बात कर रहे हैं अपन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा क्या बनेगा, 4 लघु बीजाणु, 4 लघु बीजाणु बनेंगे। कितने बनेंगे, 4। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन की क्रिया जो है हम अभी बात करेंगे कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। तो सीधी सी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन। तो इस प्रकार से ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है वो एक कोशिका होती है, इसका केंद्रक जो होता है वो द्विगुणित होता है। अब अपन जो बात कर रहे हैं कि 4 लघु बीजाणु जो बनते हैं, ये 4 लघु बीजाणु बन गए इसमें, और चारों लघु बीजाणु आपस में क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार जो लघु बीजाणु बने हैं इसको कहते हैं लघु बीजाणु जनन। अब अपन बात करते हैं लघु बीजाणु जो होता है, जैसे ये लघु बीजाणु है और इसमें चारों लघु बीजाणु आपस में क्या करते हैं, जुड़े रहते हैं। तो ये चारों लघु बीजाणु जो जुड़े रहते हैं वो एक विशेष रासायनिक पदार्थ द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। यानी कि चारों लघु बीजाणु होते हैं वो एक विशेष रासायनिक पदार्थ होता है इसके बीच में। इस रासायनिक पदार्थ का जो नाम है वो है कैलोज। क्या है, कैलोज नाम है। मैं बता देता हूं आपको, ये जो क्या नाम होता है, कैलोज नाम के रासायनिक पदार्थ से चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े रहते हैं। और ये चारों लघु बीजाणु जब आपस में जुड़े रहते हैं तो इस प्रकार की जो संरचना होती है उसको कहते हैं चतुष्क।
चतुष में 4 लघु बीजाणु होते हैं। कितने होते हैं? 4 लघु बीजाणु होते हैं। और 4 लघु बीजाणु किससे जुड़े होते हैं? चतुष। अब ये बात कर रहे हैं अपन कि चारों लघु बीजाणु होते हैं वो अलग अलग पादप जातियों के अंदर अलग अलग तरह से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये कितने प्रकार से होते हैं इसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो होता है चतुष्फलकीय। किस प्रकार का होता है? चतुष्फलकीय। ठीक है ना? तो चतुष्फलकीय में क्या होता है, ये चारों लघु बीजाणु जो है वो इस प्रकार से जुड़े रहते हैं कि जिसमें से हमें 3 लघु बीजाणु जो है आगे से दिखाई देते हैं और एक लघु बीजाणु जो है वो पीछे की ओर होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये 3 फलक हमारे सामने होता है और एक फलक पीछे की तरफ होता है। इस प्रकार की संरचना को कहते हैं चतुष्फलकीय। और ये जो होता है वो अधिकतर द्विबीजपत्री पादपों में, द्विबीजपत्री पादपों में जो व्यवस्था होती है इसकी लघु बीजाणुओं की वो कैसी होती है? चतुष्फलकीय। दूसरा जो होता है वो होता है समद्विपार्श्विक। समद्विपार्श्विक में क्या होता है? उसके अंदर जो है लघु बीजाणु इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि हमें चारों के चारों लघु बीजाणु आगे से दिखाई देते हैं। इस प्रकार जो व्यवस्था होती है उसको कहते हैं समद्विपार्श्विक। और ये होती है अधिकतर एक बीजपत्री पादपों में, एक बीजपत्री पादपों में। अब अपन बात करते हैं तीसरे प्रकार में क्या होता है कि क्रॉसित में क्या होता है कि चारों लघु बीजाणु इस प्रकार से व्यवस्थित होता है कि 2 तो होते हैं इस प्रकार से और 2 होते हैं इसके समकोण पर इस प्रकार से। तो हमें 3 तो दिखाई देते हैं, एक इसके पीछे होता है। तो इस प्रकार जो व्यवस्था होती है उसको कहते हैं क्रॉसिंग। जैसे ये 2 लघु बीजाणु हो गए और 2 जो है वो एक दूसरे के इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि क्रॉस में होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, समकोण पर होते हैं। चौथा जो प्रकार है, ये जो क्रॉसिंग जो होता है वो किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है मैग्नोलिया में। किसमें होता है? मैग्नोलिया। और चौथा जो प्रकार है वो टी आकार। टी आकार में जो है लघु बीजाणु जो होते हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि 2 तो होते हैं ऊपर की ओर और 2 होते हैं इसमें। तो क्या था, एक के पीछे एक था, लेकिन ये जो है वो एक दूसरे के ऊपर होते हैं। तो इस प्रकार से इसकी आकृति कैसी हो जाएगी? टी आकृति। तो ये जो होता है वो किसमें होता है? वो होता है अपन के एरिस्टोलोकिया में। किसमें होता है? एरिस्टोलोकिया। इस प्रकार जो है ये व्यवस्था होती है टी आकार की। अब अपन जो 5वां जो प्रकार है वो होता है रेखीय। 5वां है रेखीय। रेखीय में क्या होता है? चारों के चारों लघु बीजाणु एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से व्यवस्थित होता है। ये देखिए ये होता है, ठीक है, क्रॉसित। ये जो होता है वो रेखीय का मतलब इस प्रकार से एक के ऊपर एक, चारों के चारों लघु बीजाणु क्या होंगे? एक रेखा में होंगे। तो इस प्रकार से जो व्यवस्था होती है उसको कहते हैं रेखीय। और ये जो होता है वो होता है होलोफिला। किसमें होता है? होलोफिला। तो इस प्रकार से ये चारों लघु बीजाणु है अलग अलग पादपों में अलग अलग तरह से क्या होते हैं? विन्यासित होते हैं। अब अपन बात करते हैं कि अपन ने कहा कि ये चारों लघु बीजाणु इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। अब क्या होगा? ये चारों लघु बीजाणु जो है परागण की क्रिया के लिए अलग अलग हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? जिससे कि इनके अंदर अनुकूलन होता है कि ये आसानी से एक पौधे से दूसरे पौधे तक उड़ करके जा सकते हैं, स्थानांतरित हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, जब अपन ने कहा कि ये लघु बीजाणु जो है अपन ने कहा था एक कैलोज नाम के पदार्थ से क्या होता है? आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये जो कैलोज पदार्थ होता है, ठीक है, इसको हटाना पड़ता है, तब जाकर के चारों लघु बीजाणु क्या होंगे? अलग होंगे।
तो इस कैलोज को अपघटन करने के लिए, विघटित करने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है, और वो एंजाइम जो होता है वो है कैलेज एंजाइम। और वो एंजाइम कौन सा है? कैलेज। इस कैलेज एंजाइम के कारण ये कैलोज नाम का जो रासायनिक पदार्थ है वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ठीक है, और इसके हटने के कारण ये चारों के चारों लघु बीजाणु क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे, और इस प्रकार से 4 परागकण का निर्माण होंगे। ठीक है, 4 परागकण बनेंगे और चारों लघु बीजाणु होंगे। लेकिन कुछ पादपों में अपवाद के रूप में आंख की बात करेंगे। किसमें करते हैं अपन? आंख के पौधे में क्या होता है? ये चारों लघु बीजाणु अलग नहीं होते और एक पादप से दूसरे पादप या एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर या परागकोश से वर्तिकाग्र तक जाते हैं, तो चारों के चारों लघु बीजाणु एक साथ में जाएंगे। तो इस प्रकार जब चारों लघु बीजाणु हमेशा जब साथ में रहते हैं तो ऐसी संस्था को कहते हैं पॉलिडियम या पोलन किट। देखिए जैसे ये है, ये है, ये। अब इसमें क्या होता है? ये सभी लघु बीजाणु आपस में क्या करते हैं? संयुक्त रहते हैं और एक विशेष संरचना द्वारा क्या करते हैं? एक परागकोश से वर्तिकाग्र तक ये हमेशा क्या करते हैं? साथ साथ में ही स्थानांतरित होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं पॉलिनियम या परागपुट। ठीक है, और ये किसमें होता है? आंख के अंदर। अब अपन जो बात करते हैं आगे परागकोश का स्फुटन। अब जब परागकोश का परिपक्वन हो जाता है, लघु बीजाणु का निर्माण हो जाता है, तो परागकोश से लघु बीजाणु क्या करेंगे? बाहर निकलेंगे और कहां तक जाएंगे? वर्तिकाग्र तक। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? परागकोश का स्फुटन होना पड़ता है। तो अब अपन बात करेंगे परागकोश का स्फुटन। तो परागकोश का जो स्फुटन होता है यानी कि फटना, और सभी परागकण जो होते हैं वो उस परागकोश से क्या निकलेंगे? बाहर निकलेंगे। तो स्फुटन जो होता है वो कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से। सबसे पहला स्फुटन होता है अनुप्रस्थ स्फुटन। अनुप्रस्थ में क्या होता है? जैसे परागकोश है यानी कि इस प्रकार से फटता है आड़ा। ठीक है, यहां से, जैसे यहां से कट लग गया और ये ढक्कन ऊपर से खुल गया और इसमें से परागकण क्या निकल जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जब ये परागकण बाहर निकलते हैं तो इसको क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ स्फुटन। दूसरा होता है लंबवत स्फुटन की जब अपन बात करेंगे तो लंबाई के अंदर ये परागकोश जो होता है वो क्या होता है? लंबाई में स्फुटित हो जाता है इस प्रकार से। जैसे पहले तो हुआ था यूं, अब कैसे हो रहा है? यूं। तो जब इस प्रकार से स्फुटित होता है तो उसको क्या कहेंगे? लंबवत। तीसरा जो प्रकार है वो होता है छिद्रित स्फुटन। छिद्रित का मतलब क्या होता है कि परागकोश जो होता है उसके शीर्ष में छोटे छोटे क्या बन जाते हैं? छिद्र बन जाते हैं। जैसे ऊपर है, यहाँ पर छिद्र बढ़ गए और यहाँ से परागकण क्या निकलेंगे? बाहर निकलेंगे इन छिद्रों से। जब छिद्रित होता है तो इस प्रकार के स्फुटन को कहते हैं छिद्रित। और चौथा जो प्रकार होता है वो होता है कपाटीय स्फुटन। कपाटीय स्फुटन का मतलब क्या होता है? परागकोश के अंदर क्या होता है? जो कपाट होते हैं, जैसे कपास है, भिंडी वगैरह, इसमें क्या होता है? इस तरह से ये कपाट होते हैं। तो जैसे ये कपाट हो गया, यह कपाट हो गया, यह कपाट हो गया, तो एक प्रत्येक कपाट से क्या हो जाता है? खुल जाता है अलग अलग कपाट से। तो इस प्रकार जब स्फुटन होता है इसको हम कहते हैं कपाटीय स्फुटन। तो अब अपन जो है परागकण का स्फुटन पढ़ लिया। अब अपन जो बात करेंगे आगे की तरफ वो है नर युग्मकोद्भिद। तो नर युग्मकोद्भिद की जब अपन बात करते हैं तो जब ये परागकोश जब स्फुटन हो जाता है और परागकण क्या निकल जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। तो अब देखिए ये जो अपन ने बात कही कि जैसे ये क्या था? चतुष्क, और इसके अंदर ये चारों लघु बीजाणु जो है आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए। ये सब लघु बीजाणु हैं, लघु बीजाणु। अब लघु बीजाणु में बीच में ये जो जुड़े हुए होते हैं वो किससे जुड़े हुए होते हैं? कैलोज नाम के पदार्थ से।
अब ये कैलोज पदार्थ जब हट जाएगा तो सभी परागकण क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। जैसे एक परागकण ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। तो 4 क्या बनेंगे, परागकण। अब परागकण क्या होंगे, परागकोश स्फुटन होगा और परागकण कहां तक जाएंगे, वर्तिकाग्र पर। जब वर्तिकाग्र पर ये जाएंगे तो उसके अंदर इस परागकण से पराग नली का निर्माण होगा, पराग नली का निर्माण होगा। तो इस परागकण से पराग नली का जो निर्माण होता है, इस तरह से इस प्रक्रिया को कहेंगे हम नरयुग्मकोद्भिद। ठीक है, तो नरयुग्मकोद्भिद की अपन बात कर रहे हैं, यानी कि परागकण का अंकुरण। तो परागकण के अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, अंतःचोल की जब बात करेंगे तो अंतःचोल जो होता है वो एक स्तरीय जो अपन बात कर रहे हैं, यह स्तर जो है वो पतला, यह स्तर जो है पतला व सेल्यूलोज और पेक्टिन से बना होता है। सेल्यूलोज व पेक्टिन का बना होता है। तो ये अपन ने कहा कि ये वाला जो है अंतःचोल, ये पतला सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है। दूसरी बात, यह स्तर जी द्रव्य को घेर के रखता है। घेर के रखता है। ठीक है, तो ये जो अंतःचोल है ये कोई विशेष नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे आगे कि जो ये दोनों स्तर थे, अब अपन को बात करनी है आगे कि जो ये बाह्यचोल जो होता है, जो कीटों द्वारा जो परागित होते हैं, उनके बाह्यचोल के अंदर किसमें क्या था अपन, कीटों द्वारा परागित पुष्पों में, तो उसमें क्या होता है, इसके अंदर विशेष प्रकार के तेलीय परत पाई जाती है। ठीक है, बाह्यचोल में कीट परागित पुष्पों में, कीट परागित पराग कणों में एक विशेष तेलीय परत पाई जाती है। ठीक है, जिसमें विशेष रंग व गंध होती है और ये परत जो है चिपचिपी होती है। यह परत कैसी होती है, चिपचिपी। ठीक है, तो ये जो है अपन ने कहा कि जो कीट परागित परागकण होते हैं, यानी कि जिन पुष्पों में परागण की क्रिया जो होती है वो किसके द्वारा होती है, कीटों के द्वारा। उनके अंदर क्या होता है, जो परागकण का जो बाह्यचोल होता है, इसके अंदर एक विशेष तेलीय परत पाई जाती है जो चिपचिपी होती है और उसमें विशेष रंग और गंध भी होता है। जो ये विशेष रंग और गंध किस लिए होता है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, और तेलीय चिपचिपी इसलिए होती है कि वो परागकण उस कीटों के ऊपर आसानी से चिपक सके। तो ये अपन ने बात करी परागकण की संरचना। अब अपन क्या करते हैं, परागकण संरचना आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके अपन बात करते हैं नरयुग्मकोद्भिद का परिवर्तन। क्या करते हैं अपन, नरयुग्मकोद्भिद का परिवर्तन। तो देखिए, नरयुग्मकोद्भिद का परिवर्धन। तो नरयुग्मकोद्भिद का परिवर्तन की जब अपन ने बात की कि जब चतुष्क जो होता है उसके अंदर जब कैलोज नाम का पदार्थ हट जाता है
और उससे लघु बीजाणु क्या हो जाता है, चारों लघु बीजाणु अलग हो जाते हैं और क्या बन जाता है, परागकण। अब परागकण ये क्या होगा, परागकोश का स्फुटन होगा, ये कहाँ पर जाएगा, वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा और वर्तिकाग्र पहुंचने के बाद में इसमें क्या होगा, अंकुरण होगा, यानी कि इसमें से पराग नली का निर्माण होगा। तो जिस समय परागकण होता है उस समय ये एक कोशिकीय संरचना होती है, लेकिन जब इसमें ये कोशिका जो है विभाजित होकर के दो कोशिकीय संरचना का निर्माण हो जाता है। तो देखिए ये अपन बात कर रहे हैं, जैसे ये बाह्य छोर है, उसके अंदर क्या है, अंतःछोर है, इसमें केंद्रक सुस्पष्ट होता है। अब ये जो केंद्रक है, अब इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा इसमें, समसूत्री विभाजन, जिससे क्या होगा, दो कोशिकाएं बनेगी। कितनी बनेगी, एक तो बनेगी बड़ी कोशिका और एक बनेगी छोटी कोशिका। तो जो बड़ी कोशिका होगी उसको तो अपन कहेंगे कायिक कोशिका, और जो छोटी कोशिका बनेगी उसको हम कहेंगे जनन कोशिका। तो अब जो परागकण है वो क्या हो गया, दो द्विकोशिकीय। तो पहली कोशिका जो अपन बात कर रहे हैं बड़ी कोशिका, वो कौन सी होती है, कायिक कोशिका। तो देखिए कायिक कोशिका, तो कायिक कोशिका जो है वो आकार में काफी बड़ी होती है, ठीक। यह कोशिका आकार में बड़ी होती है और ये कोशिका के अंदर जो है विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग होते हैं वो अधिक संख्या में वृद्धि करते हैं, ठीक है। अन्य कोशिकांग, ठीक है, संख्या में वृद्धि करते हैं और इन कोशिकाओं के अंदर, इन कोशिकाओं में आरएनए व प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है क्या होता है, प्रोटीन और ये अधिक मात्रा में होता है। और ये जो है जिस समय परागकण का अंकुरण होता है, परागकण का अंकुरण होता है, तब यह कोशिका पराग नली का निर्माण, ठीक है, पराग नली का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से ये हो गई आपके कायिक कोशिका। पहले देखो परागकण जो है वो एक कोशिका था, बाद में क्या हो गया, दो कोशिका। जो बड़ी कोशिका तो क्या हो गई, कायिक कोशिका, और छोटी कोशिका क्या कहलाती है, जनन कोशिका। तो कायिक कोशिका जो वो अपन ने बात की कि आकार में बड़ी होती है और अन्य कोशिकाएं जो होते हैं वो इस संख्या में काफी वृद्धि करते हैं और इन कोशिकाओं के अंदर आरएनए और प्रोटीन की मात्रा भी काफी अधिक होती है। और ये जिस समय इसके अंदर जो अंकुरण होगा और इन जनन छिद्रों से जो पराग नली बाहर निकलेगी, उस पराग नली का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, कायिक कोशिका के द्वारा। दूसरी कोशिका होती है जनन कोशिका। तो जनन कोशिका जो है वो आकार में क्या होती है, छोटी होती है। तो देखिए अपन अभी बात कर रहे हैं जनन कोशिका। तो जनन कोशिका जो है, यह कोशिका आकार में छोटी होती है और ये
पतली व लंबी होती है। ठीक है, पतली व लंबी मूसलाकार होती है, यानी कि लेंस के आकार की। ठीक है, ये है जनन कोशिका, और इसमें जो है डीएनए की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, इन कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा डीएनए अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये थी जनन कोशिका। अब अपन जो बात कर रहे हैं जनन कोशिका के अंदर जो है ये समझ में आ गया होगा। अब है युग्मकों का परिवर्तन निर्माण। ठीक है, अब देखिए नर युग्मकों का निर्माण। नर युग्मकों का निर्माण की जब हम बात करते हैं तो जनन कोशिका जो होती है वो पतली मूसलाकार जो पहले होती है, बाद में ये कोशिका जो है कैसी होती है, गोलाकार हो जाती है। ठीक है, तो ये जनन कोशिका जो है गोलाकार हो जाती है, और इसके अंदर ये जो नर केंद्रक होता है, जनन कोशिका का जो केंद्रक है, ये क्या करेगा, विभाजित करके दो केंद्रकों का निर्माण करेगी। जैसे देखिए ये है, यहाँ पर जनन क्षेत्र है, यह है जनन क्षेत्र, और यह है अंतः त्वचा। ये जैसे मान लीजिए क्या है, कायिक कोशिका, और ये क्या है, जनन कोशिका। अब ये जो जनन कोशिका है पहले एक केंद्र की थी और ये मूसलाकार थी, अब ये कोशिका कैसी हो जाती है, गोलाकार। कैसी हो जाएगी, गोलाकार हो जाएगी, और ये जो कोशिका है कायिक कोशिका काफी आकार में बड़ी हो जाती है, और इसमें ये जो जनन कोशिका है इसका केंद्र क्या करेगा, विभाजित करेगा, और दो केंद्र बनेंगे। तो ये है दो नर केंद्रक। तो ये दो नर केंद्र का बनना ये क्या कहलाता है, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण। अब इसमें क्या होगा, जो ये जो अंतःत्वचा होती है ये क्या करेगी, अपना कोशिका द्रव्य को लेकर के जो जनन क्षेत्र होते हैं उससे क्या करेगी, परागनली का निर्माण करेगी। ठीक है, ये परागनली निर्माण कर दी, और इसका केंद्र कहाँ गया, यहाँ पर आ गया। अब ये इसके जो दोनों केंद्रक है, किसके, जनन कोशिका के दोनों नर युग्मक भी कहाँ आ जाएंगे, इस परागनली के अंदर आ जाएंगे। जैसे ये केंद्रक भी आ जाएंगे कहाँ पर, ये आ गए दोनों इस परागनली के अंदर। तो ये दोनों नर युग्मक है, क्या है, नर केंद्रक। ठीक है, और ये है कायिक केंद्रक। ठीक है, अब धीरे धीरे परागनली क्या करेगी, वर्तिकाग्र के अंदर बढ़ती जाएगी। जैसे ये वर्तिकाग्र है, ये अंडाशय है। अब ये जो परागकण है वो कहाँ पर आ गया था, इस वर्तिकाग्र पर आ गया। अब यहाँ पर जो है ये इसका अंकुरण हो रहा है, क्या हो रहा है, अंकुरण हो रहा है। जब अंकुरण होगा तो यहाँ से क्या करेगी, परागनली का निर्माण होगा, और ये कहाँ परागनली का वृद्धि करेगी, पहले तो वर्तिकाग्र पर, फिर वर्तिका के अंदर, और फिर धीरे धीरे कहाँ तक जाएगी, अंडाशय तक, और अंडाशय में जाकर के कहाँ जाएगी, बीजांड के अंदर। तो यहाँ पर जो ये केंद्रक है दोनों, वो इस परागनली के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे। ये दोनों नर केंद्रक है, ये आगे बढ़ते जाएंगे, नर केंद्रक। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं नर युग्मकों का निर्माण। तो ये प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है।